अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको इल्म है कि ज़री तरक्याती बैंक में जो MCO OG3 की सीट्स आई हुई थी उसका टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो चुका है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस निबाफ पाकिस्तान ने कंडक्ट करवाया है। संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन ये टेस्ट हुआ है 15 फरवरी 2026 को। तो अब टेस्ट के बाद फर्दर क्या इसका प्रोसेस है, इंटरव्यू की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इंटरव्यू के लिए निबाफ का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, किन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी और किन कैंडिडेट्स को जॉब के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी, मेरिट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके बाद क्या मेरिट में आपके मैट्रिक, FSC, ग्रेजुएशन, MSc, MPhil, इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रख के इंटरव्यू का मेरिट बनाया जाता है, जॉब का मेरिट बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फर्दर कुछ इंटरव्यू गाइडेंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से भी आप लोगों के साथ कुछ गाइडेंस शेयर करूँगा। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि काफ़ी लोग हैं जो मेरे ग्रुप्स में ऑलरेडी मौजूद हैं और उन्होंने मेरे ग्रुप से टेस्ट की प्रिपरेशन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। लास्ट टाइम भी मैंने टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई थी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह 60 लोग ऐसे थे जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिला था ZTBL की तरफ से। उन लोगों को फर्दर फिर मैंने वो भी गाइडेंस दी कि किस तरह वो अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाएंगे, किस तरह जो है वो मतलब उनकी ज्वाइनिंग जब तक ZTBL में नहीं हुई उस वक्त तक मैंने उनको सारी गाइडेंस दी है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हमारे ग्रुप में जो आवाम है, जो भी कैंडिडेट इंशाल्लाह सेलेक्ट होंगे उनके मैं साथ हूँ और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी प्रिपरेशन करवाई जाएंगी, सारी गाइडेंस दी जाएगी। बहुत से कैंडिडेट्स के जहन में एक इंटरव्यू का क्राइटेरिया क्या है और रिज़ल्ट कब तक जो है वो अनाउंस हो जाएगा। इससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि 2024 में जो एडवर्टाइजमेंट आई थी OTS ओपन टेस्टिंग सर्विस ने कंडक्ट करवाया था वो टेस्ट ZTBL का, उसमें जो मेरिट बना था वो 55 बना था और जब जुलाई में आई 2024 में दोबारा एडवर्टाइजमेंट, उसमें जिनके 60 मार्क्स थे, 60 प्लस थे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। रिज़ल्ट कब तक आ जाता है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आपका पिछले संडे को टेस्ट हुआ है तो आज जो है वो थर्सडे है, तो 4-5 दिन जो हैं वो हो गए हैं, तो अब इसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो रिज़ल्ट जो है वेबसाइट पे अपलोड होगा, ईमेल आएगी, क्या उसका पैटर्न है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। OTS का तो ऐसे होता था कि उन्होंने वेबसाइट, जिस तरह निबाफ की वेबसाइट है जहाँ से आपने अप्लाई किया है, वहाँ से ही उनका इंटरव्यू लेटर डाउनलोड हुआ था, वहाँ से ही लेटर डाउनलोड हुआ था और वहीं उन्होंने टेस्ट के 3-4 दिन बाद रिज़ल्ट अपलोड कर दिया था। हर कैंडिडेट अपने मार्क्स उधर अपना ID कार्ड पुट करके, CNSE नंबर पुट करके उधर से जो है वो देख सकता था। अब निबाफ वालों ने इस तरह वेबसाइट पे डाटा अपलोड नहीं किया, मतलब OTS ने ये भी बता दिया था कि ये कैंडिडेट के इतने मार्क्स हैं, तो उनको कैंडिडेट को आइडिया हो गया था कि फर्दर हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। अब जिस तरह निबाफ वालों ने आप लोगों को इंटरव्यू के लिए, टेस्ट के लिए ईमेल कर दी, कुछ कैंडिडेट्स जो हैं उनको ईमेल भी रिसीव नहीं हुई, हालांकि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए थे।
उनके लिए उन्होंने कांटेक्ट भी करने की कोशिश की, लेकिन उनका कांटेक्ट का भी रिस्पांस नहीं आया। तो इस चीज़ से मैं ख़ुद बड़ा मायूस हुआ हूँ कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको अब उन्होंने उनसे ये कहा कि आपके हमारे तक डॉक्यूमेंट नहीं पहुँचे, लेकिन कैंडिडेट के पास रसीदें भी थी TCS की, लेपर्ड की, कि हमने डॉक्यूमेंट भेजे हुए हैं। फर्दर कुछ लोगों को टेस्ट सेंटर चेंज की ईमेल आई हुई थी, उसमें भी उन्होंने कुछ कैंडिडेट ने जिन्होंने नहीं रिस्पॉन्स किया, उनका टेस्ट कंडक्ट नहीं हो सका। तो इस तरह के मसले मसाइल हुए हैं, काफ़ी लोग टेस्ट नहीं दे सके इसका। अच्छा, अब है इसका मेरिट कैलकुलेशन और रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट इस तरह है कि जिस तरह मैंने बताया OTS ने रिज़ल्ट अपलोड कर दिया था मार्क्स, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि निबाफ ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपको रिज़ल्ट टेस्ट का जो रिज़ल्ट है उसकी ईमेल नहीं आएगी। अब डायरेक्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, उनको जो है वो इंटरव्यू लेटर की ईमेल रिसीव हो जाएगी। मतलब बात करने का ये है कि जिस तरह OTS ने आप लोगों को टेस्ट के मार्क्स बता दिए थे, निबाफ इस तरह का पैटर्न नहीं है उनका, क्योंकि उन्होंने ईमेल ही करनी है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आप में से जो लोग जो हैं वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे, उनको जो है वो इसकी इंटरव्यू की ईमेल आ जाएगी। अब इनका मेरिट कैलकुलेशन का क्या पैटर्न है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मेरिट जो कैलकुलेट किया जाएगा उसका, जिस तरह मैंने बताया कि जो 2024 में OTS की एडवर्टाइजमेंट आई थी, उसमें जिसके मिनिमम 50 मार्क्स थे, 55, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो उसके बाद फिर 60 वाले को बुलाया गया। अब जिस तरह का टेस्ट कंडक्ट हुआ है, या बज़ाहिर जो टेस्ट दिखने में लग रहा था, या मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है टेस्ट के पैटर्न से, और जब मैंने टेस्ट देखा, एवरेज मार्क्स जो मैंने कैंडिडेट के देखे वो 65 से लेके 75 के दरमियान थे। मतलब कि जिन कैंडिडेट के मार्क्स 65 से 675 के दरमियान थे, ये एवरेज मार्क्स थे। मैक्सिमम लोगों के यही मार्क्स थे। तो अब इंटरव्यू जो आपका जो मेरिट बनेगा, मेरिट वो आप लोगों का 65 से 75 के दरमियान बनेगा। 75 से मेरिट ऊपर किसी सूरत भी नहीं जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि इस टेस्ट में मैक्सिमम लोग जो थे वो इररिलेवेंट डिग्री वाले लोग थे। इररिलेवेंट डिग्री वाले मीन्स कि उनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर डिग्री से नहीं था। अब जिन कैंडिडेट का बैकग्राउंड एग्रीकल्चर डिग्री से नहीं था, तो उनके लिए जो एग्रीकल्चर का पोर्शन था, साफ ज़ाहिर है वो मुश्किल पोर्शन था, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर की जितनी भी प्रिपरेशन की हो वो उनके लिए कम थी। जो एग्री ग्रेजुएट हैं उन्होंने वो पोर्शन कर लिया होगा, लेकिन उन्होंने हो सकता है इंग्लिश वाले पोर्शन से मार खा ली हो या जनरल नॉलेज से, लेकिन मैक्सिमम लोग चूँकि इररिलेवेंट डिग्री वाले थे, इसलिए जो है वो मेरिट आप लोगों का 65 से 75 के दरमियान ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा जी, अब एक और अहम चीज़ ये है कि रिज़ल्ट कब तक अनाउंस हो जाएगा, कि जिस तरह अभी 5-6 दिन हो गए हैं कोई अपडेट नहीं आई। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी कोयटा रीजन जो है बलूचिस्तान, वहाँ पे टेस्ट जो है वो कंडक्ट नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो निबाफ ऐसा करेगा कि बलूचिस्तान में भी टेस्ट कंडक्ट करवाएगा, उसके बाद मेरिट रिज़ल्ट इकट्ठा अनाउंस करेगा, या फिर जो है
जिन कैंडिडेट्स का टेस्ट हो चुका है उनका रिज़ल्ट अनाउंस करके उनको इंटरव्यू लेटर भेज दिए जाएंगे। अब बलूचिस्तान में सावजार है, आल पाकिस्तान में सीट्स हैं तो 300 सीट्स हैं, उसी अकॉर्डिंग ही ये टेस्ट भी होना था, उसी अकॉर्डिंग ही इसका इंटरव्यू भी होना था। तो अब चूँकि बलूचिस्तान में इसका टेस्ट अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ, उसके बाद जो है वो कोयटा वाली साइड पे, तो अब सावजार है उधर भी इन्होंने पोस्टिंग करनी है कैंडिडेट की। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो उनका पैटर्न, उनका टेस्ट प्रोसेस अलग से प्रोसीड करवाया जाएगा, या हो सकता है कि इस वीक या नेक्स्ट वीक तक उनका टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवा लिया जाए, फिर रिज़ल्ट इकट्ठा अनाउंस करवा के इंटरव्यू इकट्ठे प्रोसेस किए जाएं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिन कैंडिडेट के टेस्ट हो चुके हैं उनका जो है वो अभी फर्दर उनका रिज़ल्ट आके उनके इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद उनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब प्रेफरेंस किन को दी जाएगी या प्रेफरेंस किन लोगों को दी जाती है इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रिज़ल्ट का मैंने आपको बता दिया कि उम्मीद 25 तक 30 तक उम्मीद है, इसी 1-1.5 वीक में रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। अगर कोयटा वालों को ईमेल आ गई तो इसका मतलब है रिज़ल्ट फिर थोड़ा सा डिले हो सकता है, अदरवाइज़ जो है वो ईमेल आप लोगों को आ जाएगी और इंटरव्यू लेटर जो है वो आपको ईमेल के थ्रू ही रिसीव होंगे जिस तरह हुए। इंटरव्यू में एक और चीज़ भी है, जिस तरह टेस्ट सेंटर आप लोगों ने खुद सिलेक्ट किए थे, इंटरव्यू में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू में जो है वो स्ट्रेंथ कम होती है, तो वो फिर बड़े बड़े शहरों को प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू सीट्स, अकॉर्डिंग टू रीजन वाइज, वो फिर जो है वो इंटरव्यू के लिए वहाँ पे बुलाएंगे। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें। डॉक्यूमेंट जो है वो मैं आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगा कि इंटरव्यू के लिए आप लोगों ने क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने हैं जो इंटरव्यू में लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होने हैं। अब प्रेफरेंस किन लोगों को दी जाती है और जब इंटरव्यू के लेटर भेजे जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्राइटेरिया मद्देनज़र रखा जाता है, ये चीज़ बहुत अहम है। इसमें अब आप लोग एक चीज़ देखें कि जिस तरह जब आप लोगों ने अप्लाई किया था तो उन्होंने एक चीज़ क्लियर लिखी थी कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एग्री ग्रेजुएट। एग्री ग्रेजुएट को इस जॉब के लिए प्रेफरेंस क्यों दी जाती है? वो इसलिए चूँकि ये जो जॉब है डायरेक्ट एग्रीकल्चर से लिंक करती है, डायरेक्ट एग्री ग्रेजुएट की क्वालिफ़िकेशन, चूँकि एक एग्री ग्रेजुएट जो है उसकी फ़ील्ड की जॉब है और एमसीओ की जॉब जो है वो डायरेक्ट फील्ड की जॉब है। सारा दिन उसने फील्ड में रहना है, लोनिंग करनी है, फिनांसिंग करनी है, उसकी रिकवरी करनी है। तो जो एग्री ग्रेजुएट हैं वो अगर अपनी किसी भी फील्ड में जाते हैं तो उनके लिए ये फील्ड की जॉब ही आती है। वो पेस्टिसाइड में चले जाएं, किसी रिसर्च सेंटर में चले जाएं, सीड में चले जाएं, फर्टिलाइज़र में चले जाएं, उनका लिंक जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रॉप से है, फील्ड से है। अब इसका कंपैरिजन अगर आप करें, एजुकेशन डिग्री जो है हमारी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद आप दूसरी डिग्री इंजीनियरिंग की डिग्री ले लें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फ़िज़िकल इंजीनियरिंग है, जो भी इंजीनियरिंग की डिग्री हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उनकी फील्ड कहीं ना कहीं इससे इररिलेवेंट है। अब जो एजुकेशन की फ़ील्ड से हैं वो जब कभी भी उनकी फ़ील्ड में जॉब आती हैं तो वो उधर मूव कर जाते हैं, क्योंकि ये उनकी इररिलेवेंट फ़ील्ड है। जो एग्री ग्रेजुएट है उसको पता है कि मैं अगर ये जॉब छोड़ के किसी दूसरी जॉब में जाऊंगा तो उसमें भी यही कुछ होगा, टारगेट्स होंगे, फील्ड होगा, गर्मी सर्दी के मौसम में मुझे बाहर अंदर जाना होगा एज़ कम्पेयर टू। इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे जब प्रेफरेंस की बात उन्होंने एग्री ग्रेजुएट लिखा तो इसलिए लिखा था कि एग्री ग्रेजुएट को प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि एग्री ग्रेजुएट वालों का इस जॉब से डायरेक्टली लिंक है। उसके बाद एक दो और चीज़ें भी हैं, उस बेस पे भी प्रेफरेंस दी जाती है। वो क्या है?
ये सीट्स आई हुई हैं, 300 सीटें हैं आल पाकिस्तान में। अब फ़र्ज़ करें मुल्तान रीजन है, लाहौर रीजन है, साहिवाल रीजन है, यहाँ पे कैंडिडेट्स के मैक्सिमम मार्क्स आ जाते हैं, 80+ आ जाते हैं, 70+ आ जाते हैं। मुल्तान रीजन है, बहावलपुर है, बहावलनगर है, इस साइड पे कैंडिडेट्स के एवरेज मार्क्स कम आते हैं। अब सीट तो आल पाकिस्तान की हैं, तो क्या इंटरव्यू के लिए मैक्सिमम लोग उन रीजन से बुला लिए जाएंगे जहाँ पे मेरिट हाई है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने मेरिट जो डिफ़ाइन करना है रीजन वाइज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सीट्स करेंगे, और मेन चीज़ आपके टेस्ट मार्क्स होंगे। आप सेकंड पॉइंट को मेरे को समझें कि मैंने कहा कि लाहौर में फ़र्ज़ करें कि मैक्सिमम नंबर आ जाते हैं कैंडिडेट के, 80+ नंबर आ जाते हैं हर दूसरे बंदे के, और फ़र्ज़ करें कि मुल्तान में एवरेज मार्क्स ही 60 हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट के 60-70 है, तो क्या टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए अब 80+ वालों को बुलाया जाएगा? मतलब जो बहावलनगर की सीट्स हैं, मुल्तान की सीट्स हैं, उन सीट्स के लिए भी लाहौर वालों के इंटरव्यू लिए जाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा। एक सीट के इवज़ 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फ़र्ज़ करें कि विहाड़ी है एक रीजन, उसकी तहसील है बूरे वाला, ठीक है, या बहावलपुर ज़िला है और बहावलपुर की एक तहसील है यज़मान, तो वहाँ पे 4 कैंडिडेट चाहिए या 3 कैंडिडेट चाहिए, तो उन कैंडिडेट की सीट के इवज़ उस रीजन में, उस डिस्ट्रिक्ट में जितने लोगों ने टेस्ट क्वालिफ़ाई किया है, उन लोगों को इंटरव्यू लेटर के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी, ना कि उसके इररिलेवेंट डिस्ट्रिक्ट में जिनके मैक्सिमम मार्क्स होंगे उनको। इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है। लास्ट टाइम कैंडिडेट्स कह रहे थे सर हमारे मार्क्स अच्छे थे, फिर भी नहीं जॉब हुई, टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स थे, डिग्री भी एग्रीकल्चर की थी, मैट्रिक में भी अच्छे नंबर थे, एफएससी में भी अच्छे नंबर थे, लेकिन उन्होंने हमें प्रेफरेंस ही नहीं दी। तो मेरे भाई अब 300 सीटें हैं पूरे पाकिस्तान की, और 300 की 300 सीटें लाहौर वाले तो नहीं ले जाएंगे। फ़र्ज़ करें उधर मेरिट हाई है, किसी भी रीजन की एग्जांपल ले लें, उधर मेरिट हाई है और उधर सीटें कम हैं, उन्होंने तो सीट के इवज़ आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना है ना। उन्होंने ये कतन नहीं, ऐसा नहीं होगा कि एक ही रीजन से अगर मैक्सिमम लोगों का टेस्ट पास हो गया तो उनको इंटरव्यू कर, नहीं। तो इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा। अब सीटें हमें नहीं पता कि किस रीजन में कितनी सीट्स हैं। 300 सीट्स आल पाकिस्तान के लिए हैं। पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर है, आज़ाद के पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर भी है, इस्लामाबाद भी है, रावलपिंडी भी है, कोयटा भी है, बलूचिस्तान भी है, ये सारे नॉर्दर्न एरियाज़ भी हैं। हर साल जब भी जॉब्स आती हैं इन एरिया में भी कैंडिडेट को रखा जाता है। अभी उन लोगों का टेस्ट ही नहीं हुआ, उन लोगों का भी टेस्ट होना है, उन लोगों को भी इंटरव्यू के लिए साफ ज़ाहिर है प्रेफरेंस जो है वो मिलनी है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। दूसरी चीज़, कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर जिनकी बीएससी, फ़र्ज़ करें कि एक कैंडिडेट की बीएससी एग्रीकल्चर है और कैंडिडेट की एमएससी एग्रीकल्चर है, तो क्या इनका भी कोई प्रेफरेंस का सीन है? तो चूँकि ये जॉब 16 ईयर एजुकेशन की बेस पे थी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर किसी की एमएससी है या किसी की बीएससी है तो इस चीज़ को वो प्रेफरेंस नहीं देते। हाँ, एक और चीज़ है कि इनका कंपटीटर जो है वो कोई इररिलेवेंट डिग्री है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, वो एग्रेरियन के कंपटीशन में अगर है किसी रीजन में किसी एक सीट पे, वहाँ पे फिर वो एग्रेरियन को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा रीजन जिसमें एग्रेरियन के मार्क्स कम हैं और दूसरे डिग्री वालों के मार्क्स ज़्यादा हैं टेस्ट में, तो वहाँ पे फिर टेस्ट के मार्क्स सबसे पहले आते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि इस कैंडिडेट का फैमिली बैकग्राउंड क्या है,
इंटरव्यू में आपसे आपके फैमिली बैकग्राउंड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका पूछा जाएगा कि आपकी कितनी ज़मीन है, मतलब पूछना चाहते हैं वो कि आपका एग्रीकल्चर से लिंक्ड है कि नहीं है, वो आपसे पूछेंगे। अब अगर इस तरह का कोई कंपटीशन होता है तो फिर वो देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो आपस में नॉन रिलेवेंट डिग्री वाले हैं उनको जब कंपेयर करते हैं, फिर वो देखते हैं कि किसी का फील्ड का एक्सपीरियंस है, किसी का सेल का एक्सपीरियंस है या नहीं है। उसके बाद क्या जिस तरह की इस लड़के की जिस तरह ये फ़ीमेल मेल हमें नज़र आ रहा है, क्या हमारे इस जॉब में इस गर्मी सर्दी वाले मौसम में क्या ये सरवाइव कर लेगा। मतलब भी इसकी बॉडी से लग ही नहीं रहा कि इसने कभी फील्ड किया होगा या कभी फील्ड में गया होगा। तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि कल को हम इसको सेल टारगेट देते हैं तो ये दोबारा प्रेशर वाली जॉब है तो ये अपनी दोबारा फील्ड में मूव कर जाएगा। फ़िज़िक्स का कैंडिडेट है, वो इस जॉब में आ रहा है, तो क्या हम इस पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं 2 महीने बाद जब इसकी अपनी फील्ड में एजुकेशन में सीटें आएंगी तो ये उधर ना मूव कर जाए। तो हमारा भी टाइम वेस्ट है, बैंक की इन्वेस्टमेंट इस तरह। मेरे भाइयों ये सारी चीज़ें वो नोट करते हैं। बैंकिंग जिस तरह लास्ट टाइम ओटीएस वालों को बैंक ने पे किया था, पर कैंडिडेट के इवज़ बैंक उनको पे करता है कि आपने हमें कैंडिडेट इस तरह टेस्ट इंटरव्यू कंडक्ट करवा के देने हैं। इस तरह निभाफ वालों को भी बैंक ने पे किया होगा कि हमें जो है वो इस तरह जो है वो कैंडिडेट जो है वो निकाल के दें ताकि बैंक जिस मकसद के लिए हायरिंग कर रहा है वो पूरी हो। अच्छा जी, अब कुछ इंटरव्यू क्राइटेरिया पे बात हो रही थी, वो अब दोबारा मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ एक चीज़। सबसे पहले अभी आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट के हो सकता है मार्क्स शो ना वो करवाएं, डायरेक्ट ईमेल आ जाए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को। इंटरव्यू क्राइटेरिया में मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपके टेस्ट मार्क्स हैं, उसके बाद आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं वहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, ठीक है, आपका कंपटीटर कौन है, ये सारी चीज़ें। फर्दर फिर इंटरव्यू आ जाता है। अब साहब ज़रा रिज़ल्ट के बाद आप लोगों का इंटरव्यू आना है तो थोड़ी थोड़ी मैं उसकी आपको गाइडेंस दे दूं ताकि आपका माइंड बन जाए। अच्छा जी, लास्ट टाइम का चूँकि इस दफ़ा तो अभी इंटरव्यू का पैटर्न नहीं हुआ, वो बता देंगे जैसे इंटरव्यू लेटर आएगा तो उसमें लिखी होंगे इंस्ट्रक्शन वगैरह। लास्ट टाइम ऐसे था कि उन्होंने 2 सेट जो है वो आपके डॉक्यूमेंट के मांगे थे, मतलब मैट्रिक से लेके आपकी जो लास्ट डिग्री है वहाँ तक, मतलब जो जिस बेस पे आपने अप्लाई किया है वहाँ तक जो है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और साथ 2 फ़ोटोकॉपी सेट अटेस्टेड होने चाहिए गज़टेड ऑफिसर से, आपका डोमिसाइल, आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड, ठीक है। उसके बाद आपकी डिग्री HEC से वेरीफाई होनी चाहिए, लास्ट डिग्री। अब कुछ कैंडिडेट फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, वो DMC बेस पे अप्लाई कर देते हैं, तो कई कैंडिडेट तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा इस जॉब के लिए और उनकी अभी DMC भी नहीं आई होगी, उनका अभी 8वें सेमेस्टर का रिज़ल्ट भी नहीं आया होगा, उन्होंने भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया होगा। उन कैंडिडेट के लिए मैं क्लियर बात बता दूं कि इंटरव्यू में आपने अपनी कंप्लीट DMC, कंप्लीट प्रोविजनल सर्टिफिकेट और साथ में जो है वो अपनी डिग्री भी उधर जो है वो शो करवानी होती है। और जैसे ही फर्दर आपको ऑफ़र लेटर आ जाता है, जब दोबारा आप उनको डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो आपने अटेस्टेड डिग्री उधर अपनी जमा करवानी होती है, HEC से वेरीफाइड डिग्री, अदरवाइज़ आपकी पहली सैलरी नहीं आती। इस तरह इशू हैं, ये चीज़ें साथ साथ इंशाल्लाह चलती रहेंगी। अब इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरव्यू आप लोगों का ज़्यादातर रीजनल ऑफिस में ही होगा, GM ऑफिस में ही होते हैं, तो बड़े बड़े शहरों में कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इंटरव्यू में अब जो लास्ट टाइम 4 से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो पूछते रहे थे, अपना नेम बताएं, फैमिली बैकग्राउंड बताएं, कितने बहन भाई हैं, और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि रिलेट यूर डिग्री विद दिस जॉब, अपनी डिग्री को इस जॉब के साथ रिलेट करें, या फिर आपकी एजुकेशन बैंक के लिए इस जॉब के लिए किस तरह बेनिफिशियल है। आपकी डिग्री फ़िज़िक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायो की है, ज़ूलॉजी की है,
इंजीनियरिंग की है तो उस डिग्री को कैसे आप यूटिलाइज़ करेंगे बैंक के लिए। आपका यहाँ पे कस्टमर फार्मर है, आपकी डिग्री केमिस्ट्री की है, ठीक है, आप किस तरह फार्मर से कांटेक्ट करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी, क्या आपके फ्यूचर प्लान है। ये क्वेश्चन ख़ास करके जिनकी डिग्री इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट मीन एग्रीकल्चर की नहीं है, इररिलेवेंट में आती है। साफ ज़ाहिर है अगर मेरी डिग्री ज़ूलॉजी की है या फिज़िक्स की है तो मेरे लिए तो ये जॉब इररिलेवेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेल की जॉब है। इसमें आप लोगों ने फार्मर से मिलना है, उनको लोन देना है और उस लोन को जो आपने देना है उसकी रिकवरी करनी है। तो मैंने अगर फ़िज़िक्स पढ़ी है तो मेरे लिए तो ये जॉब बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अब अगर मैंने अप्लाई कर दिया है, मैंने इंटरव्यू में अपेयर होना है, तो कम से कम मेरे पास कोई अथेंटिक आंसर तो हो कि मैं उनको बता सकूं सर ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मेरी क्वालिफ़िकेशन इस तरह जो है वो इस जॉब के लिए बेनिफिट है, इस तरह बैंक के लिए बेनिफिट है। ये 4-5 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ये इस चीज़ की मैं आप प्रिपरेशन करवाऊँगा। हमारे 8 से 10 लेक्चर होंगे। जिस तरह हमने टेस्ट सेशन अरेंज करवाए थे सेम उसी तरह, जो मैंने टेस्ट का डाटा भेजा था सेम इसी तरह इंटरव्यू में प्रिपरेशन के लिए हमारे 8 से 10 लेक्चर होंगे। सबसे पहला जो हमारा लेक्चर होगा जूम पे वो यही होगा कि रिलेट यूअर डिग्री विद दिस जॉब। उसमें मेरे पास स्लाइड्स हैं, हर डिग्री को किस तरह बैंकिंग सेक्टर से रिलेट किया जाएगा, किस तरह ZTBL से रिलेट किया जाएगा, किस तरह पाकिस्तान की एग्रीकल्चर से रिलेट किया जाएगा, वो सारा जो है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, एग्रीकल्चर का शेयर कितना है GDP में, हमारा जो है वो लेबर कितनी है ये सारा A to Z एग्रीकल्चर में। तीसरा लेक्चर होता है हमारा जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, इंटरव्यू में वो पूछ लेते हैं। चौथा लेक्चर हमारा होता है आपकी पर्सनैलिटी से मुतल्लक, आपके अपने मुतल्लक, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपकी वीकनेस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, प्रीवियस जॉब, ये वो इससे रिलेटेड। पांचवा लेक्चर हमारा होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड, कि बैंकिंग क्या है, फाइनेंस क्या है। छठा लेक्चर हमारा होता है अकाउंट से रिलेटेड, पाकिस्तान की इकनॉमिक्स से रिलेटेड, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर और इकनॉमिक्स से रिलेटेड। फिर सातवां जो लेक्चर है वो हमारा होता है जनरल क्वेश्चन होते हैं कि 20-25 ऐसे क्वेश्चन हैं रैंडमली जो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, आपको अगर किसी दूसरे एरिया में भेज दिया जाए क्या आप सर्वाइव कर लेंगे, आप तो एक फ़ीमेल हैं तो आप किस तरह सर्वाइव करेंगे, ये तो टफ़ जॉब है, आप किस तरह सर्वाइव करेंगे, आपके फ्यूचर गोल क्या हैं, बैंक को आप किस तरह फ़ायदा दे सकते हैं, तो यहाँ पे तो सैलरी कम है, इस तरह के क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन जो है वो आपकी फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। अब जिस तरह वो पूछते हैं कि आपका कोई रिलीवेंट है ZTBL में, या आप ZTBL के बारे में क्या जानते हैं, इस तरह। 9वां लेक्चर हमारा टोटल ZTBL की प्रोफाइल पे होगा। ZTBL किस मकसद के लिए गवर्नमेंट ने बनाया था, कब बना था, इसके क्यों बनाया गया था, ठीक है, क्या क्या वर्किंग कर रहा है ZTBL। उसके बाद जो है वो ZTBL के करंट लोन कौन से चल रहे हैं, तो क्या क्या सर्विसेज दे रहा है बैंक, क्या क्या इसकी प्रोडक्ट हैं। 10वें लेक्चर में फिर हम मॉक इंटरव्यू लेंगे आपसे। तो इस तरह जो है वो आप लोगों की प्रिपरेशन इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह लास्ट टाइम की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप लोगों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। मेरा मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू। होपफुली आप सबका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आएगा।